तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। तो चलिए पाठ के माध्यम से जानते हैं कि पंचों को परमेश्वर क्यों कहा जाता है। अध्याय 3, पंच परमेश्वर। पाठ परिचय। जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। जिम्मेदारी आने पर व्यक्ति अपने पद के साथ न्याय करने का प्रयास करता है और ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो न्याय संगत न हो। लेकिन कभी कभी गलत फहमियां भी पैदा हो जाती हैं। हमें सदा अपने कर्तव्य का विचार करके कार्य करना चाहिए। अपने मित्रों या संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो न्याय और मर्यादा के अनुकूल ना हो। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो वह क्या करता है, वह अपने पद के साथ न्याय करने का प्रयास करता है। ठीक है। जैसे कि इस पाठ में दिखाया गया है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों, जब उनको पंच परमेश्वर बनाया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी का किस प्रकार से निर्वाह करते हैं। कई बार क्या होता है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में दूसरे लोगों के बुरे बन जाते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी जान पहचान वाले हैं, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बुरे बन जाएंगे। हमें उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वह बुरा मानते रहेंगे या हमने कुछ गलत किया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी को विस्तार पूर्वक। किसी गांव में दो किसान रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो ये कहानी है एक गांव में रहने वाले दो किसानों की, जिनके नाम थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में गहरी मित्रता थी, एक दूसरे पर विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। तो दोनों में क्या थी, बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, और दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे। इसीलिए जब कहीं भी जाना होता तो वे अपने घर को एक दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। जैसे जुम्मन जब भी हज करने जाते वो अलगू को अपना घर सौंप जाते, और अलगू को भी कहीं जाना होता वह जुम्मन पर विश्वास करके अपने घर को छोड़ देते थे उसके भरोसे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीबन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। आगे कहानी में क्या होता है, जो जुम्मन शेख थे उनकी एक बूढ़ी खाला थी। खाला यानी कि उनकी एक मौसी थी, और उनकी मौसी के पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, परंतु उनका कोई निकट संबंधी जीवित नहीं था, यानी कि कोई पास का रिश्तेदार जीवित नहीं था, केवल जुम्मन शेख ही थे। तो जुम्मन शेख उनसे बहुत सारे वायदे कर देते हैं कि वह उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे। तो क्या होता है, जो बूढ़ी खाला होती है वो अपनी जायदाद उनके नाम लिख देती है, लेकिन जब तक तो उनकी खूब खातिरदारी होती है, जब तक कि जो जायदाद की जो रजिस्ट्री थी उस पर मोहर नहीं लगती। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री पर मोहर लग जाती है कि इस जायदाद के बाद में वारिस जुम्मन शेख होंगे, तो वह क्या करते हैं, खाला की जो खातिरदारी थी, खाला की जो आवभगत थी, वो सब बंद कर देते हैं। और जो जुम्मन शेख की जो पत्नी थी जिसका नाम था करीमन, ठीक है, वो जब भी खाला को, जब भी मौसी को खाना देती तो उनके साथ साथ चार बातें जरूर सुनाती थी, जो कि बहुत ही कड़वी होती थी, बहुत ही बुरी होती थी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ने सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लिया करूंगी। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ पलते हैं? खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। तो क्या हुआ, जब खाला को खाना देने भी में भी जुम्मन शेख की जो पत्नी थी बातें सुनाती थी, उनका सही से ध्यान नहीं रखती थी, तो खाला थोड़े दिन तक तो यह सब कुछ सहती रहती है। लेकिन जब उनसे
कुछ नहीं सहा जाता तो वे जुम्मन से इस बात की शिकायत करते हैं, लेकिन जुम्मन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते। तो खाला कई दिनों तक रो धोकर अपना काम चला लेती है, और जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो जुम्मन से कहती है कि बेटा अब तुम्हारे साथ मेरा निभा नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपने आप से अपना खाना बना लिया करूंगी और खा लिया करूंगी। तो इस बात में जुम्मन उन्हें जवाब देते हैं, रुपए क्या यहाँ पर फलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या रुपयों का पेड़ लगा हुआ है। तो इस बात को सुनकर जो खाला है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत बिगड़ जाती है, और कहती है कि मैं पंचायत करूंगी। ये एक तरीके से बच्चों क्या होती है, गांव की न्याय व्यवस्था होती है। गांव में 5 लोगों को पंच बनाया जाता है, जिनके फैसले को सर्वोपरि माना जाता है। सभी गांव वालों को उनका फैसला मानना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को गांव से निकाल दिया जाता है। तो जब खाला पंचायत करने की जब धमकी दे देती है तो जुम्मन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कर लो पंचायत, पंचायत में ही इस बात का फैसला होगा, मुझे भी रोज रोज की कहा सुनी पसंद नहीं है। फिर आगे एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। अब तक तो मैंने रो धोकर इसके साथ जीवन काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम जो लोग राह निकाल दो उसी राह पर चलूं, मैं पंचों की बातें सिर माथे चढ़ाऊंगी। तो एक दिन क्या होता है, शाम का समय होता है और पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। सारे पंच लोग वहां आकर बैठ जाते हैं और बूढ़ी खाला उनके सामने आती है और उनसे प्रार्थना करते हुए बताती है अपनी बात कि आज मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने अपनी सारी जो संपत्ति थी वो अपने भांजे जुम्मन को दे दी थी, उसके नाम लिख दी थी, और जुम्मन ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे रोटी कपड़ा देगा, रोटी कपड़ा देना उसने मुझे स्वीकार किया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जायदाद इसके नाम हुई, इसने कुछ समय तो सही से काटा, उसके बाद आज तक मैं रो धोकर अपना जीवन काट रही हूँ। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब मुझसे ये बात सही नहीं जाती, ना मुझे समय से रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा, मैं बेसहारा हूं, यानी कि मेरा कोई सहारा नहीं है। अब तुम जो बात कहोगे मैं उसी बात को मानूंगी, तुम ही मेरे लिए कुछ करो, कोई मुझे राह दिखाओ। ठीक है, सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानती हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम पुरानी दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी काला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तो क्या होता था कि जो पंचों में एक को प्रमुख बनाया जाता था, ठीक है, ठीक है, उन जो पंच होते थे गांव के, उसके अलावा एक को सरपंच बनाया जाता, तो जो मेन होता था वो सारे फैसले करता था। तो इस बात पर भी जुम्मन और उसकी खाला में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि पंच वास्तव में किसको बनाया जाए। तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो खाला क्या बोलती है कि जो पंच होते हैं वो ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। अगर तुम और किसी पर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम अलगू चौधरी की तो बात मानते हो, मैं उसे सरपंच बनाती हूँ। वो उसको सरपंच मान लेती है, अलगू चौधरी को। तो जुम्मन भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है कि अलगू तो उसका मित्र है, वो उसके पक्ष में ही फैसला करेगा, और वह अंदर ही अंदर खुश होने लगता है, लेकिन वह फिर अपनी भावों को एकदम छुपा लेता है। ठीक है, और फिर अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया जाता है। अलगू चौधरी सरपंच बनने के बाद कहते हैं जुम्मन से कि तुम और हम बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इस समय मैं पंच बना हुआ हूं और मेरी नजर में खाला और तुम दोनों बराबर हो, मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में तुम दोनों एक समान हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार
खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ठीक है। तो जब वो कहते हैं कि आज तुम, जब अलगू कहते हैं जुम्मन से कि तुम मेरी नजर में आज तुम दोनों बराबर हो, तो फिर जुम्मन जवाब देते हैं कि भगवान इस बात का साक्षी है, आज तक मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी है। फिर अलगू चौधरी जुम्मन से बहस शुरू करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो जो जुम्मन होते हैं वो अपने मन में सोचने लगते हैं, आज अलगू को अचानक से ये क्या हो गया है, अभी तो ये मेरे पास बैठा हुआ था, आज मुझसे ये इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहा है। और अंत में अलगू चौधरी अपना फैसला सुनाते हैं कि पंचों ने अच्छी प्रकार से मामले को समझा है और उस पर विचार किया है। अब तुम्हें खाला जान को माहवार खर्च देना होगा, यानी कि महीने का खर्चा देना होगा। अगर तुम ये खर्चा देना स्वीकार नहीं करते हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। रजिस्ट्री रद्द होने का मतलब है सारी जायदाद वापस से खाला के पास आ जाएगी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की नींव हिला दी। जुम्मन अलगू से बदला लेने का अवसर देखने लगे। क्या हुआ, जैसे ही फैसला सुनाते हैं अलगू चौधरी तो जुम्मन एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत एकदम फैसले को सुनकर वो खुश नहीं हुए थे। सारे जो गांव के लोग थे अलगू चौधरी के फैसले की बहुत तारीफ कर रहे थे। और लेकिन इस फैसले से क्या होता है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता में दरार आ जाती है और जुम्मन अलगू से बदला लेने का अवसर देखने लगते हैं। वो ऐसी कुछ तरकीब सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से मैं अलगू से बदला ले सकता हूं। ऐसा अवसर जल्दी जुम्मन के हाथ में आ गया। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, न चारे की चिंता न पानी की। वे दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। और जब जुम्मन अफसर की तलाश में थे कि वो किस प्रकार से अलगू को मजा चखाएं, तो उनके हाथ में एक दिन ऐसा अवसर आ जाता है। अलगू चौधरी एक जोड़ी बैल की खरीद कर लाए थे, यानी कि बैलों का जोड़ा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, थोड़े समय बाद उनमें से एक बैल मर जाता है। अब अकेला बैल, क्योंकि वो जोड़ी तो खेतों को जोतने के लिए लाए थे, लेकिन अकेले बैल से तो कुछ काम नहीं होता, तो अकेला बैल उनके किसी काम का नहीं था। तो उसी गांव में रहते थे एक समझू साहू, जो कि एक व्यापारी थे और वो माल को इस नगर से दूसरे नगर में बेचने का कार्य करते थे। तो अलगू चौधरी समझू साहू को वो बैल बेच देते हैं और वो 1 महीने में कह देते हैं समझू साहू कि मैं 1 महीने में बैल का दाम चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही उनके वो नया बैल मिलता है वो उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, और वह दिन रात ना तो उसके खाने पीने की चिंता रखते बैल की, ना कुछ और कार्य करते, बस दिन रात क्या करते, उस पर सामान लाते और इस नगर से दूसरे नगर में भेजते रहते। दिन रात 4-4 टाइम वो बैल किससे काम लेते थे, जिसके कारण क्या हुआ, जब बैल को समय से खाना पानी नहीं मिला और उससे ज्यादा काम लिया जाता रहा तो एक दिन बैल कमजोर होकर मर गया। ठीक है, जैसे उस पर सामान लादा, बहुत सारा सामान लाद दिया, तो जब उससे उठने के लिए कहा बैल से, वो उठ ही नहीं पाया और नीचे गिरकर एकदम मर गया। ठीक है, ऐसा होने के बाद क्या होता है, इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहू वाइन दोनों ही झलक उठते, कहते एक तो मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। क्या हो जाता है कि इस घटना को बैल के मरे हुए काफी दिन हो जाते हैं और जब भी अलगू चौधरी उनसे अपने बैल का दाम मांगते थे तो दोनों साहू और उसकी पत्नी दोनों कह देते कि तुमने तो हमें मुर्दा बैल दिया था, यानी कि तुमने हमें एक कमजोर बैल दिया था और वह काम से मर गया, अब तुम उससे हमें, अब तुम क्या कर रहे हो, उसका पैसा हमसे मांग रहे हो। वो बार बार उसको ऐसे ऐसे कहकर टाल देते। कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। ठीक है, लोगों ने दोनों को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा,
चौधरी बोलो किसको सरपंच मानते हो। अलगू ने कहा समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख। क्या हुआ, जब समझू साहू अलगू चौधरी के बैल का दाम नहीं देते उसके मर जाने के बाद भी, तो वे बार बार उनसे मांगते हैं लेकिन वो नहीं देते। इस कारण क्या होता है, दोनों में रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो कुछ लोग उन्हें समझाते हैं उन दोनों को, इससे अच्छा है कि तुम पंचायत कर लो और पंचायत जो फैसला सुनाएगी वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और फिर से उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। तो वहां पर एक रामधन होते हैं, वो कहते हैं कि पंचों को सरपंच किसको मानते हो तुम, पूछते हैं अलगू चौधरी से। तो अलगू चौधरी कहते हैं कि समझू साहू ही पंच को चुन ले। और समझू साहू खड़ा होता है और जुम्मन शेख को सरपंच मान लेता है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं, सत्य से टलना मेरे लिए उचित नहीं। तो जैसे ही जुम्मन को सरपंच बनाया जाता है, अलगू इस बात को सुनकर बहुत सख्ते में आ जाते हैं। उनका जो दिल है जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन फिर भी वे समझू की बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो जुम्मन शेख थे उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। वे अपने मन में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि मुझे इस समय न्याय के सिंहासन पर सबसे ऊंचे पद पर बिठाया गया है, तो अगर मैं सही फैसला नहीं करता हूं तो ये मेरे लिए गलत होगा। सत्य को टालना उचित नहीं, अगर मैं गलत का साथ दूंगा तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। फिर पंचों ने दोनों से सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष की बात कहते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, फिर पंच क्या करते हैं, दोनों से समझू साहू से और अलगू चौधरी से सवाल जवाब करते हैं। दोनों अपने अपने पक्षों की बातें रखते रहते हैं। तो अंत में जब सारी बहस पूरी हो जाती है तो जुम्मन फैसला सुनाते हैं कि अलगू चौधरी और समझू साहू, हमने तुम्हारे मामले पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और ये निष्कर्ष निकाला है कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम देना होगा, क्योंकि जब अलगू चौधरी ने बैल को बेचा था उसको कोई बीमारी नहीं थी। बैल इसी कारण से मरा है कि उससे ज्यादा काम लिया गया है, बहुत मेहनत कराई गई है उस बैल से और उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ने समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय। उसके साथ ही सभी लोगों ने दोहराया पंच परमेश्वर की जय। जैसे ही फैसला सुनते हैं सभी लोग और अलगू चौधरी खुश हो जाते हैं और सम्मान में खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं पंच परमेश्वर की जय। और साथ ही साथ और लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले लिपट गए। अलगू रोने लगे, आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब फैसला हो जाता है तो जुम्मन अलगू के पास आते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं और गले मिलकर दोनों रोने लगते हैं। और इस प्रकार से रोने से उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भी मैल था, जो भी एक दूसरे के खिलाफ जो गलत विचार आ रहे थे वो सब मिट जाते हैं। तो ये थी कहानी बच्चों हमारी पंच परमेश्वर, जिसमें हमने जाना कि न्याय के आगे हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, हमें अगर कोई ऐसी पदवी मिलती है तो हमें उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और अपना हमेशा सही फैसला देना चाहिए, जिस प्रकार से जुम्मन शेख ने किया, जिस प्रकार से अलगू चौधरी ने किया। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, खाला, मौसी, कबूल, स्वीकार, निगाह, दृष्टि, महाभारत, मासिक, जायदाद, संपत्ति, बेसहारा जिसका कोई संबंधी न हो, तकलीफ, कष्ट, जोड़ी, दो युग्म, खातिरदारी, सत्कार, जिरह, बहस, रगेदने, काम,
कराने। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ करेंगे, इससे आपको पाठ को समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हज करने कौन गया था? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हज करने गए थे जुम्मन शेख। नंबर ए विकल्प सही है। तो चलिए ए विकल्प वाले गोले को करते हैं। नेक्स्ट है, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? नसीमन, करीमन, शरीफन, इनमें से कोई नहीं। तो जुम्मन की पत्नी का नाम था बी, करीमन। तो बी पे लगाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, खाला ने क्या करने की धमकी दी? पंचायत, लड़ाई, झगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो खाला धमकी देती है पंचायत करने की। ए विकल्प सही है। नंबर 4 पढ़ते हैं, समझू साहू ने अलगू से क्या खरीदा? घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता। तो समझू साहू ने खरीदा था बैल। सी विकल्प सही है। लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, दूसरी पंचायत में किसे सरपंच बनाया गया? रामधन को, अलगू चौधरी को, जुम्मन शेख को, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी पंचायत में सरपंच बनाया गया था जुम्मन शेख को। सी विकल्प हमारा सही है। तो लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, लिखित प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में रिक्त स्थान दिए गए हैं और बराबर में कोष्टक में 2-2 शब्द दिए गए हैं। हमें उनमें से सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। दोनों में गहरी रिक्त स्थान थी, मित्रता, दुश्मनी। तो दोनों में थी गहरी मित्रता। लिखेंगे मित्रता। जुम्मन जब रिक्त स्थान करने गए थे पूजा हज। तो जुम्मन गए थे हज करने। नेक्स्ट है, अपना घर अलगू को रिक्त स्थान गए थे सौंप देकर। सौंप। उन्होंने पंचायत करने की रिक्त स्थान दी, सलाह, धमकी। उन्हें यही रिक्त स्थान मालूम होता है। उन्हें यही उचित मालूम होता है। उचित और अनुचित 2 विकल्प थे, उसमें से आया उचित। नेक्स्ट है, किसने कहा, किससे कहा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि किसने कहा है और किससे कहा है। ठीक है, तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा। तो ये कहा था खाला ने। खाला ने किससे? जुम्मन, जुम्मन से। नेक्स्ट है, मैं अलग पका खा लिया करूंगी। ये भी कहा है किसने? खाला ने जुम्मन से। नेक्स्ट है, रुपए क्या यहाँ पलते हैं। ये कहा है जुम्मन ने खाला से। हाँ जरूर पंचायत कर लो। ये भी कहा है जुम्मन ने खाला से। मुझे भी रात दिन की खटखट पसंद नहीं। ये भी कहा है जुम्मन ने खाला से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि कहानी में से हैं। हमें जिस प्रकार से कहानी में वे वाक्य आए हैं उनके अनुसार उन्हें क्रमांक देना है। तो चलिए करते हैं। पहले एक बार सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। अब अकेला बैल किस काम का? किसी गांव में 2 किसान रहते थे। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, किसी गांव में 2 किसान रहते थे। नंबर 1।
फिर जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला थी, नंबर 2। नेक्स्ट, एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, नंबर 3। अब अकेला बैल किस काम का, नंबर 4। गांव में एक समझू साहू थे, नंबर 5। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना पंच परमेश्वरों के बारे में। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका फर्ज बन जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाए, अपने कर्तव्य का पालन करे। वह भूल जाए कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, उसका जो कर्तव्य है वह केवल उसके बारे में ही सोचे। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।